खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। खास मुलाकात में चर्चा राजनीति की और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति की। भारत में लोकशाही परिवार के साथ चलेगा या कुछ और विकल्प हो सकते हैं। बात करने के लिए इनवाइट मैंने किया है अरविंद कुमार, लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और उत्तर प्रदेश की जो वोटिंग पैटर्न है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें उनका शोध व्यापक विशद शोध जारी है। आज हमने कहा था कि 2012 से लगातार बसपा का पतन हो रहा है, पराजय हो रहा है। कई तरह के अटकलें लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग आलोचना कर रहे हैं, कई तरह के हैशटैग चला रहे हैं और उसमें से एक पार्टी की अध्यक्षता मायावती जी को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। कह रहे हैं परिवारवाद है, मोडस ऑपरेंडी, कार्यशैली, इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, तमाम तरह की चर्चा उभर कर आ रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोशल मीडिया पर लोग बकायदा लिख रहे हैं और बहुत लिख रहे हैं, बहुत दिनों से लिख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बसपा की लगातार पराजय के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जिम्मेदार हैं? सतीश चंद्र मिश्रा बड़े लॉयर हैं, देश के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं और कल ही उनका तीसरा टर्म खत्म हुआ है, कल रिटायर हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा पे बहुत सारे लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसमें चर्चा को फोकस रखेंगे और अरविंद चूंकि उत्तर प्रदेश पे विशेष काम कर रहे हैं, वोटिंग पैटर्न पे काम कर रहे हैं, राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं बारीकी से, तो क्या सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदार माना जा सकता है? यदि हाँ तो कहां तक, यदि ना तो क्यों ना? अरविंद, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी, आपने मुझे आमंत्रित किया दोबारा से। इस बीच में मैं कुछ काम कर रहा हूं, इस वजह से जो है आ नहीं पाया आपसे, तो उसके लिए माफी, लेकिन धन्यवाद, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो आपने सवाल उठाया है, ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर लोग उठाते रहे हैं और भी ना केवल सोशल मीडिया पर भी, बल्कि जब मैं उत्तर प्रदेश में फील्ड वर्क वगैरह के लिए विजिट करता हूँ, लोग लगातार इस बात को, एक बड़ा तबका है वो इस बात को भी कहता है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जिम्मेदार है। ठीक है, ये सवाल मैं वहीं से ले रहा हूँ, मेरे सवाल नहीं है, सोशल मीडिया ये आपका सवाल नहीं है, ये जो है एक कॉमन सा सवाल है जो लोग मानते हैं ये। और देखिए, मैं जो है मतलब मैं पॉलिटिक्स का स्कॉलर हूँ और लंबे समय से मैं जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और कम से कम 5-6 साल से उस पर लगातार लिख रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की खराब परफॉर्मेंस के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जिम्मेदार हैं, ये मेरे हिसाब से जो है ये सही बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के लिए उसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए, उसके डिक्लाइनिंग के लिए केवल और केवल एक शख्स प्राइमरी जिम्मेदार है, तो वो मायावती जिम्मेदार है। लोग देखिए, हो ये रहा है कि लोग मायावती से बहुत ही कुछ कारणों से, अलग अलग कारणों से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनात्मक तरीके से जुड़ने की वजह से लोगों ने जो है उनको एक देवी का दर्जा दे दिया है और लोगों ने लोग, हमारे पिता जी सब लोग तो बहन जी ही कहते थे, सारा जो है वो जनरेशन ये पूरी वो बहन जी कहती थी और फिर उससे भी बढ़ के लोगों ने देवी का दर्जा दे दिया है। अब देखिए, जब किसी इंसान को आप देवी या भगवान का दर्जा देंगे तो आप ये मानते हैं कि उसके साथ एजम्पशन आता है कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती है। और ऐसे में चूंकि है वो व्यक्ति भगवान ही, मतलब है वो व्यक्ति इंसान ही, तो वो इंसान मतलब सारे इंसानों जैसा ही गुण होंगे, उसमें भी चोरी, बेईमानी, लालच, कपट, सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन आप वो गुण देखना नहीं चाहते हैं। मतलब समर्थक इतना भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए होते हैं कि वो गुण देख नहीं पाते हैं।
मतलब कुछ समय तो नहीं ही देख। मेंटल जिसको कहा जाता है कि ये जब पॉलिटिकल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, जिसमें लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, उसका एक प्रोसेस है कि लोग जो है इनहेरेंटली बायस्ड होते हैं किसी किसी कारण से, तो उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो वो जब जब जो है उनका बायसनेस की वजह से उन्होंने ये मान लिया है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है ही है, या ये व्यक्ति भगवान है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा दिमाग वाला है। अब जब उससे गलती हो रही है, लगातार गलती हो रही है, तो गलतियों का उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो उसके लिए वो कहा, एक इंग्लिश में कहावत है कि स्केप गोट ढूंढना, ठीक है, कोई जो है बहाना ढूंढना कि जो है इसको जिम्मेदार बता के जो है उससे उससे बचाव कर लिया जाए। और ये लगातार लोग कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 2010, 12, 14 से कर रहे हैं कि जो है जब भी कुछ होता है तो कोई एक XYZ पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि जो है ये है। इसमें देखिए कोई फैक्चुअल बात नहीं है, मोटा मोटा इसमें ये है कि ये ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग अपना ऑलरेडी मायावती से प्रिजुडिस के तौर पर, भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। कुछ लोग भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो उनका एक जो मॉडस ऑपरेंडी है, मतलब जिस तरीके से वो काम करती हैं, उस तरीके में बेसिकली पार्टी का मशीनरी जो है वो एक बिजनेस जैसा ऑपरेट करता है। उसमें बहुत ढेर सारे पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है, जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, खरीदना बेचना, ये वो तमाम चीजें इन्वॉल्व है। तो उसमें बहुत ढेर सारे लोग या छात्र, युवा, उसमें वो लोग इस तरीके से भी जुड़े हुए हैं जो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। जैसे आप जाएंगे, जिले पर जाएंगे या यहाँ जाएंगे तो 10-10 लोग जो है मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको पैसा वसूलना होता है, उसमें से कुछ वसूल के वो पार्टी को देते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो ये एक जो है बड़ा तबका है इन्वॉल्व, उस तरीके के लोग हैं। तो वो लोग भी वो क्यों कहेंगे कि जो है गलत है, इसमें कोई गलती है? वो तो किसी न किसी को XYZ पर्सन को जो है दोषी बना देंगे। तो इसमें बेसिकली दो तरीके का तबका है, एक जिसका फायदा हो रहा है उनसे, और दूसरा तबका उससे आप कुछ नहीं उसे कह सकते हैं, उसको सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और दूसरा तबका वो है जो कि अन्य भावनात्मक कारणों से जुड़ चुका है, कि महिलाएं हैं तो महिला होने की वजह से जुड़ी हुई हैं, पुराने लोग हैं तो लोग और किसी कारण से जुड़े हुए, मतलब भावनात्मक, कुछ लोग जाति की वजह से जुड़े हुए होते हैं, ये सब भावनाएं हैं। और उसकी वजह से लोग जो है मीन्स मानते हैं कि किसी और को दोषी ठहरा देना देके अपने आप को बचना चाहते हैं, बेसिकली खुद खुद को मेंटल रिलीफ देना चाहते हैं कि हमने जिसको सही माना है वो सही है ही। तो इसका क्या अर्थ समझा जाए? इसका अर्थ यही समझा जाए, मतलब एकदम मोटे तौर पर मैं जो है पूरे जब मैं इसको वॉच करता हूँ, मतलब बीएसपी के डिक्लाइन पर मैं लिख भी रहा हूँ। मैंने एक बीच में आर्टिकल लिखा भी था 2019 में कि मायावती और कांसीराम करने के काम करने के तरीके में अंतर। तो मुझे जो है बेसिकली एज ए स्कॉलर जब मैं इसको देखता हूं तो हमें जो है पर्सन पर फोकस करना होता है, पहले उस पर जिसकी बात की जा रही है, हम जिसको देख रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि जो है मायावती को देख रहे हैं, तो हमको जो है उन्हीं को देखना होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी बता दूं कि पहले जो है एक वो बहुत फेमस इधर यूरोपियन कंट्रीज में कहावत थी, उसमें कहा जाता था कि राजा कभी गलती नहीं करता है। आज भी आपको पता होगा कि जो भारत में राष्ट्रपति है, उसकी गाड़ी पर कोई नंबर नहीं होता है, उस पर कोई मर्डर का मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है। तो वो क्यों नहीं दर्ज हो सकता है? क्योंकि वो एक डॉक्ट्रिन थी जिसके तहत ये कहा जाता था कि राजा कभी गलती नहीं करता है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान का अवतार होता है। तो वो भगवान का अवतार होता है तो वो कभी गलती नहीं करेगा, भगवान कैसे गलती करेगा? लेकिन राजा जो होता था वो तो होता तो ह्यूमन बीइंग ही था, नॉर्मल जैसे लोग, उसमें भी गुण पाए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ अपने खराब व्यवहार को वो दबा के रखता था, अच्छे व्यवहार को पब्लिक के सामने ज्यादा रखता था, लेकिन तब भी उससे गलतियां होती थी। तो उस गलतियों को छुपाने के लिए, गलती होती है तो उसकी सजा भी किसी को मिलनी चाहिए, तो उसको छुपाने के लिए मंत्री का कॉन्सेप्ट आया। और पूरी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्राइम मिनिस्टर ये सब का इन्वॉल्व हुआ है, वो इसी इसी सिद्धांत के तहत हुआ है कि जो है राजा कभी गलती नहीं करता। तो वैसे ही कि जब आपने किसी को जो है क्वीन या किंग का दर्जा दे दिया है, देवी का दर्जा दे दिया है, तो उसे
वो कभी गलती नहीं करेगा, मतलब आप उसको मान भी नहीं सकते कि कभी गलती करेगा। तो ये लार्जर ट्रेंड है, बड़ा जो है ये जनता इस वजह से इस तरीके से सोचती है और वो सतीश चंद्र मिश्रा को दोषी देती है। लेकिन राजा को उसका सलाहकार परिषद या मंत्री गलत सुझाव तो दे ही सकता है ना, कन्विंस तो कर ही सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण है इतिहास में। देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी में एक वकील की हैसियत से जुड़े थे और जब भी उनका परफॉर्मेंस की एनालिसिस की जाएगी तो वो उनके वकील के हैसियत की ही परफॉर्मेंस की एनालिसिस की जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना? हर पार्टी के अपने अपने वकील होते हैं, आपको पता होगा कि, और वो वकील जो है, चूंकि वो बड़े वकील होते हैं, तो जब वो नेताओं को तमाम कामों से बचाते हैं, जैसे सतीश चंद्र मिश्रा पर मायावती की निर्भरता तब बढ़ती गई जब वो जो है ताज कॉरिडोर घोटाले में शामिल हुई और ताज कॉरिडोर घोटाले में उन पर अरेस्ट होने की तलवार लटकी हुई थी। मुझे ध्यान है वो दिन जो है, तब मैं अखबार पढ़ता था, तो उन्होंने घोषणा किया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो आजमगढ़ के एक सांसद थे गांधी आजाद, जिनको कांसीराम ने जो है बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर चलाने के लिए अपॉइंट किया हुआ था। सो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो गांधी आजाद पार्टी को संभालेंगे। सो हुआ ये कि बट सतीश चंद्र मिश्रा ने देखिए कभी इनको जो है किसी भी करप्शन केस में जेल जाने नहीं दिया, जबकि हकीकत है कि इनके सरकारों में खूब करप्शन हुए। 5-5 सीएमओ लखनऊ में मार दिए गए। एनआरएचएम घोटाले में बहुत बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था, और लखनऊ में इनके घर से 4 किलोमीटर दूर पे 5-5 सीएमओ मार दिए जाए जो है करप्शन के केस में, पुलिस कस्टडी जेल में। तो ये सब जो है इशारा करता है कि बेसिकली केसेस वगैरह हटाने की ये वो तमाम चीजें कोशिश हुई थी, बट मोटा मोटा ये था कि वो जो है अपना जो जिस फील्ड के लिए उनको रखा था वो काम उन्होंने बहुत जो है सहूलियत से, बहुत ही ईमानदारी से किया है, मतलब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है जिस काम के लिए उन्हें रखा गया था। तो सतीश चंद्र मिश्रा बतौर लॉयर फीस ले रहे थे, फीस में राज्यसभा था। वो तो उसमें आजकल आपको ये पता होना चाहिए कि जो है आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी में जो बड़े वकील हैं, जो किसी को भी बचाते हैं, आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि वो फीस के तौर पर राज्यसभा सीट ही लेते हैं। ठीक, पैसा तो उनको कोई भी दे देगा, उनके पास पैसा तो है ही। आप बताइए मुझे कि लालू प्रसाद यादव ने राम जेठमलानी को, अभी राम जेठमलानी मरते समय तक राज्यसभा सांसद थे, राम जेठमलानी को राज्यसभा सांसद क्यों बनाया था? राम जेठमलानी जो है वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन लालू प्रसाद जी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था ना। इंडियन नेशनल लोकदल जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उसने जो हरियाणा में जो कैंडिडेट नॉमिनेट किया था राज्यसभा के लिए, वो वही आदमी थे जो ओम प्रकाश चौटाला का केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। सो वकीलों की जो फीस है वो कोर्ट में बहुत हाई है। अब वो हाई फीस होने की वजह से वो केसेस के तौर पर जो है वो राज्यसभा सीट ही लेते हैं। मैं बल्कि आजकल नए लड़कों को ये भी बताता हूं कि जो कहते हैं कि जो है हमको भैया ये राजनीति बड़ी महंगी हो गई है, ये हो गया, हम लोग कैसे सांसद बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, उनको मैं बताता हूं कि वकील बन जाओ, बहुत अच्छा वकील बन जाओगे जिस दिन, उस दिन जो है तुमको कोई पार्टी ऐसे ही फ्री में राज्यसभा भेज देगी। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश से लोकसभा राज्यसभा चुन के आए, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पास जो भी वहां 37 या 36 सीट की जरूरत होती है विधायकों की। आप मुझे बताइए कब वहां कांग्रेस पार्टी के पास 36-37 विधायक रहे हैं? कभी पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं उसके पास 15 विधायक से ज्यादा क्रॉस ही नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल वहां से नॉमिनेट करवाए खुद को और उन्होंने घोषणा किया था, कहा था कि जो है जो समाजवादी पार्टी के एक्स्ट्रा एमएलए हैं, अगर वो हमको वोट करेंगे तो हम जो है जब भी उनको कानूनी जरूरत पड़ेगी तो मेरी सेवा ले सकते हैं। लोगों ने वोट किया उनको, कपिल सिब्बल बिना 1 रुपया कर दिए उन विधायकों को जो है जीत के आए। बीजेपी उनको नहीं रोक पाई उत्तर प्रदेश में। सो बड़े वकील जो हैं, देश के जो नामी गिरामी वकील हैं, वो आजकल जो है
आजकल क्या वो मतलब 90 के बाद से ही ये ट्रेंड मैं देख रहा हूं कि वो राज्यसभा की सीट ही लेते हैं फीस के तौर पर, और वो सभी पार्टियों में क्रॉस दी पार्टी लाइन, आप जो है जिसके पास राज्यसभा की पोजीशन है। अभी अरविंद केजरीवाल उस लपेटे में नहीं आए हैं, इन्होंने नहीं किसी वकील को दिया है, लेकिन अभी ये कायदे से किसी केस में फंसे भी नहीं है। एक ही केस में फंसे थे, जो है वो केस थी जो है डिफेमेशन सूट वाली, जिसमें राम जेठमलानी को उन्होंने हायर किया था, लेकिन उसमें भी माफी उफी मांग के काम चला लिए, निकल गए जो है। बट बड़े वकील जो है वो राज्यसभा की ही सीट ही लेते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने बार्गेन खूब अच्छा किया बीएसपी में, और वो बार्गेन देखिए, एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी मां के नाम पे विश्वविद्यालय खुलवा लिया उत्तर प्रदेश सरकार से। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय करके जो है लखनऊ में है, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला उनकी मां के नाम। ये सब इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये सब उनको फीस के तौर पर उन्होंने लिया, और बड़ा काम था तो बड़ी फीस लगी है उनकी। नहीं तो आप जो कह रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग क्रिटिक कर रहे हैं, हाँ, कि एक व्यक्ति जिम्मेदार इतनी बड़ी पार्टी को मतलब डिसमेंटल होने में, या एक व्यक्ति कैसे हो सकती है जिम्मेदार? क्योंकि जो कोई भी उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स अपॉइंटेड हैं, वो सब उसी व्यक्ति ने अपॉइंट किया। अच्छा, कोई एक व्यक्ति बताइए कि जो व्यक्ति जो है बाहर से बिना उसके चाहे हुए वहां अपॉइंट हो गया हो। बीएसपी में जो कुछ भी होता है, वहां पत्ता भी हिलता है, वहां की दीवार की पेंट भी होती है, तो वो भी मायावती की ही जो है परमिशन से होती है। सो आप कैसे किसी बाहरी व्यक्ति को जिम्मेदार करा देंगे? इंटरनल डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो किसी पार्टी में नहीं है। जिस पार्टी में है वो तो अब कहीं दिख नहीं रहा। लेफ्ट पार्टी केरल में खाली बच के रहेगी। बाकी तो भारत में चाहे स्टालिन हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, अब तो सब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, और उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर तो कुछ है भी नहीं। अब तो औपचारिकता भी पूरी नहीं हो रही है, तो कैसे से वजह हो सकती है? लार्जर मोटा तौर पर देखिए, मतलब इसके पहले मैं इस इशू पर बात करूं कि जो मैं इंटरनल डेमोक्रेसी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसके पहले मैं एक और पॉइंट की तरफ इशारा करूंगा कि 1992 में राजीव शुक्ला जब दूरदर्शन में लखनऊ में पत्रकार थे, तो उन्होंने मायावती पर एक जो है वीडियो बनाया है। मतलब उसमें उनकी पर्सनालिटी पर किस तरह का जो है उनका व्यवहार है, तो उस पर एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने उनके विरोधियों और उनके समर्थकों के साथ साथ कांसीराम का भी ओपिनियन लिया हुआ है कि इस तरह की ये नेता है। वो जो है वो यूट्यूब पे आज पिछले 4-5 सालों से रिलीज हुआ है कि जो है शॉकिंग माइंडसेट ऑफ मायावती रिवील। उसमें एक जो कांसीराम जी ने जो मायावती की पर्सनालिटी पर जो इशारा बताया है कि जो है क्या उनकी पर्सनालिटी की सबसे खराब बात है, वो खराब बात उन्होंने ये बताया है, कहे हैं कि वो जो है बेसिकली डोमिनेटिंग नेचर की है, और जब वो डोमिनेटिंग नेचर की हैं, तो नीचे जो सबऑर्डिनेट कर्म लोग हैं, जो उनके आंदोलन में मिशन में जो ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है उनसे वो सहयोग नहीं ले पाती हैं। उन जो सहयोग उनको मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाता है। सो देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग जो है, ये जाहिर सी बात है कि क्यों ही कोई जो है आप मेहनत से जाके कहीं पर काम करेंगे, किसी अपना सब कुछ त्याग के, इसके बाद कोई आके आपको डांटेगा तो आप बर्दाश्त थोड़े नहीं करेंगे। वहां कोई सैलरी थोड़े नहीं मिल रही है। तो बेसिकली है क्या, ऐसे में जो है जब आपका मतलब इंटरनल नेचर ही इस तरह का डोमिनेटिंग है, जो कांसीराम बता रहे हैं और कह रहे हैं, उससे जो मिशन मूवमेंट में जो लोग ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, उनका इनको सहयोग नहीं मिल पाता। साथ में वो ये भी बात कहते थे कि अगर ये कमी दूर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तो वो कमी जो है उनमें कभी दूर नहीं हुई। मतलब उस समय, हालांकि उस समय उन दिनों जो है कांसीराम जी उनकी ढाल बन के खड़े हो जाते थे जब भी झगड़ा होता था, क्योंकि महिला थी और तमाम चीज थी, महिलाओं के बीच में
अपील करने के लिए बहुत बेहतरीन जो है उनके पास एक औजार के तौर पर थी। तो इस वजह से वो पूरा बचाव करते थे। बट बाद के दिनों में जब वो चले गए, नहीं रहे, तो वो गुण उनमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। वो जो लक्षण है वो और भी बढ़ते चले गए। तो ऐसे में होता ये है कि जब कोई भी व्यक्ति डोमिनेटिंग नेचर का होता है, तो उसे जो है ये उन्होंने कांशीराम जी ने सही कहा कि उसे जो है ईमानदार लोग, जो मेहनती लोग होते हैं, उसका कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है, या वो ईमानदार व्यक्ति बर्दाश्त ही नहीं करता ना कि आप उसको किसी को गाली गलौज देंगे, बेवजह डांटेंगे, ये करेंगे, तो वो कहेगा कि क्यों, हम जो है अपनी इज्जत खराब करने के लिए थोड़े नहीं आपके साथ लगे हुए हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के लिए जब जो है कोई संगठन चलाना पड़ता है, तो उसे जाहिर सी बात है ढेर सारे लोगों की जरूरत होती है संगठन चलाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही जो है, जो भी ऑनेस्ट लोग हैं उनको साथ लेके नहीं चल पाता है। उसको मिलते ही बेईमान लोग हैं, वो उसके साथ वही काम करेगा जो इनहेरेंटली बेईमान हो। सो कुछ ना कुछ उसको अपना बेनिफिट, फायदा मिले। तो आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी में जो मायावती को छोड़ के जाते हैं, हमेशा वो एलिगेशन लगाते हैं कि अरे इतना पैसा लेके चला गया, इतना पैसा ये आदमी खा गया, उतना पैसा वो आदमी खा गया। क्योंकि ऐसे जो है व्यक्तित्व के नेता के साथ ऐसा ही व्यक्ति जुड़ सकता है कि जिसको कोई इनहेरेंटली लालच हो, पद का लालच हो, पैसे का लालच हो, किसी चीज का, वही काम करेगा। वो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं काम करेगा जो कि जो है आपका मीन्स जो मान सम्मान वाला व्यक्ति हो। इसमें एक बात। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब हम बात आते हैं डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात आते हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी एक मैकेनिज्म होता है, और मैकेनिज्म होता है जिसमें कि वो फिल्टर आउट करता है। फिल्टर आउट करता है कि जिसमें आप जो है, जो खराब व्यक्तित्व के नेतृत्व हैं, जैसे ये है कि नेतृत्व करने का गुण सब में नहीं हो सकता, कुछ लोगों में ही नेतृत्व करने का गुण होता है। लेकिन जो नेतृत्व करने का गुण होता है, वो उस गुण में भी जो है कुछ कुछ जो है ये पॉसिबिलिटीज होती है, दिक्कतें होती हैं कुछ लोगों में। कि कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि बहुत पसंद करते हैं कि आप देखेंगे कि अब हम लोग तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उससे पता चलता है, आप तो मतलब बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत आपने बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है एकदम फ्रंट पे लीड करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है, कुछ में इतना अच्छा गुण होता है कि वो जो है डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये सब होते हैं बेसिकली नेतृत्व के अलग अलग गुण होते हैं। कुछ परसुएशन में बहुत बेहतरीन होते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो उसको जो है बहुत अच्छे से जो है मैनेज करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल से, सॉफ्ट स्पोकन, तमाम मतलब अलग अलग तरीके के गुण होते हैं। कुछ के प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ के प्रोज एंड कॉन्स, हर गुण के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी जो है इस तरह के लोगों को फिल्टर आउट करने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि जो है कौन आएगा, कौन रहेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें होती हैं। जो लोग इतना हंगामा मचाए हुए हैं, उनकी कोई तैयारी है कि खाली देखिए, जो लोग हंगामा मचाए हुए हैं उनकी कोई तैयारी है, ये तो वो जाने कि उनके क्या लोगों के पास तैयारी है, क्या नहीं तैयारी है। मैं जो है, हमारा और आपका या तमाम जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं रिसर्चर्स, प्रोफेसर हैं, उनका काम होता है कि जो सही बात है वो बता देना, बिना एनालिसिस करना। देखिए, बिना इसकी परवाह किए हुए कि हमारी बात को 100 लोग मानेंगे या 1000 लोग मानेंगे, लाख लोग मानेंगे, एक आदमी मानेगा, एक भी नहीं मानेगा। ठीक है? हमारा काम है जो हमें सही लगे वो हमें बता देना चाहिए, वो हमें अपनी बात बिना डरे जो है कह देना चाहिए। मैं तो यही प्रिंसिपल फॉलो करता हूं कि जो है, मैं जो बात मुझे सही लगती है, मैंने ये प्रण किया, वो बात तो मैं कह के रहूंगा। ठीक, चाहे उससे यार दोस्त नाराज हो, घर परिवार नाराज हो जाए, कोई नाराज हो जाए। आपके ही चैनल पे जब लोग जो है कोई पोजीशन नहीं ले रहा था कि हिजाब इशू गलत है या सही है, तब भी मैंने पोजीशन लिया। मतलब अकेला आदमी जो आप देखिए कि अम्बेडकराइट और लिबरल सर्किल का जो है अकेला आदमी था जो मैंने सबसे पहले इस पर पोजीशन लिया, और बाद में पोजीशन हाई कोर्ट से अपहेल्ड हुई, और मैं बता रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपहेल्ड होगी, क्योंकि वही राइटियस पोजीशन। अभी कल जो है
मुझे मैसेज आया कि उधर बिहार के एक सुदूर गांव से और एक छात्र ने कहा कि जो है सर, आपका वो अम्बेडकर नामा पे वीडियो हमने सुना था और एलएलएम की एक बहुत प्रतिष्ठित देश की यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने गए थे, वही क्वेश्चन आया था, हमने एकदम वैसे ही लिखा। तो आपको भी बधाई कि मतलब आपके चैनल को लोग ग्रामीण स्तर पे देख रहे हैं और जो है उनको आर्गुमेंट्स भी पता चल रहे हैं, कि समझ भी आ रही है कि चीजों को लेकर कि हाँ ये कितना सही है, कितना गलत है। तो ये इस चीज पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। बहुत ढेर नहीं, सारे हमारा जो हमारा तमाम लोग, फोकस तो इसी पे है कि क्रिटिकल नैरेटिव समीक्षा करना, हाँ बातचीत करना। वो कोई कमर्शियल ब्रेक तो हमारे यहाँ है नहीं, आधा हाँ, घंटा बातचीत करते हैं, और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जी जी, जी। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो है तमाम और भी जो दलित बहुजन समाज में तमाम चैनल है, मैं तो किसी पर जाता नहीं इसी रीजन से, आप ही से केवल हम्म। बात करता हूँ। और जो या तो मेन स्ट्रीम एक आध दो न्यूज चैनल से बातचीत कर लेता हूँ। उसका एक रीजन है कि लोग जो है चाहते हैं कि हम खुद प्रोपोगेंडा मशीन हो जाएं। वो चाहते हैं हम्म। कि वो हमको बताएं कि इस पर आपको बोलना है तो आप उस हम्म। पर उनके पक्ष में कहिए, कि अगर बहन जी ने कह दिया कि ईवीएम दोषी है, तो हमारा काम या आपका काम यह है कि आप तर्क ढूंढ के लाइए कि कैसे ईवीएम दोषी है। ठीक है, वो तो अपने से होगा नहीं, और ना कभी हुआ जी। है, पहले भी नहीं हुआ है, अभी नहीं होता है और भविष्य में भी नहीं होगा कभी। ये हाँ हाँ। ये काम होगा नहीं कभी। चलिए, तो आपने अच्छी बात की, लेकिन भारत का जो ताना बाना है, और चाहे और भी देशों में होता है, ये लोकशाही परिवारवाद के साथ साथ भी चल रहा है, चल सकता है। नहीं, और कई एक बात एग्जाम्पल्स। आपको, एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये लोगों का जो है बहुत मेजर कंफ्यूजन हो गया है कि जो है हम्म। कि भारत में जो है पार्टियों में कभी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी, जैसे है वैसे है। देखिए, 1971 के पहले कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके की इंटरनल डेमोक्रेसी थी। ठीक, और हम्म। वहां पर जो है प्रेसिडेंट चुना जाता था, जो भी साल हम्म। 2 साल जो उनका टेन्योर था, और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से फॉलो होता था। 71 के बाद जो है 71 में जब उसको इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ के ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी टूट गई थी, हम्म। और फिर जो है इंदिरा गांधी ने एक अलग कांग्रेस बनाया था 1971 में। पहले की कांग्रेस जो आई। कांग्रेस पार्टी थी, हाँ, पहले की जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा हुआ करता था। और जो जिस पर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे, इवन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री जिस पार्टी से, जिस कांग्रेस से हम्म। हुई थी, उसका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा होता था। 71 में जो इन्होंने बनाया, वो पार्टी जो है बनाया इस तरीके वाली पार्टी। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि कांग्रेस कांग्रेस इंदिरा गांधी ने जो पार्टी बनाया, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म कर दिया, चुनाव वगैरह का प्रोविजन पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ऐसे में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी लगातार उसके बाद हारी ही चुनाव। हम्म। 71 जो था वही आखिरी चुनाव वो जीते थे, उसके बाद वो लगातार चुनाव हारे। सरकार वो भले बनाते रहे, लेकिन हम्म। उनका वोट परसेंटेज लगातार गिरता चला गया। इवन हम्म। 1981 का चुनाव में, जिसमें इंदिरा गांधी बहुत बड़ी सब मेजोरिटी से जीत के आई थी, उसके हम्म। जब वोटिंग परसेंटेज को विपक्ष के जनता दल यस और जनता दल और जनता पार्टी और जनता दल के जब वोट को आप जोड़ देते हैं, तो मात्र इंदिरा गांधी की पार्टी से 1% का अंतर रह जाता है। हम्म। और वो चुनाव वो 2/3 बहुमत से जीत के आई थी, क्योंकि विपक्ष जो है बट गया था। और बड़ा बुरी बात ये हो रही थी, केवल 1985 में, जब 85-86 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी चुन के आए थे, वो चुनाव ऐसा था कि जिसमें इंदिरा गांधी का चूंकि मर्डर हुआ था, तो एक सिंपैथी वेव का चुनाव था। और नहीं तो पब्लिक ने, भारत की जनता ने तो कम से कम एक्सेप्ट तो नहीं किया, ओवरवेलमिंगली एक्सेप्ट नहीं किया, कतई नहीं किया एक्सेप्ट, कि जो है आप मतलब इस पूरे जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, हमेशा जो है दो चीज होता है, जब मैं इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जाती है पार्टी में, चुनाव की बात की जाती है, तो उसके दो पक्ष होते हैं, दो क्वाइंस होते, मतलब एक क्वाइन के दो 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 पहलू होते हैं। एक चीज ये होता है कि रिजल्ट अनसर्टेन होगा, कौन व्यक्ति आएगा ये पहले से तय नहीं होता। चुनाव मतलब
चुनाव के पहले ही ये पता नहीं होगा कि यही व्यक्ति आएगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी एक पक्ष होता है। दूसरा पक्ष होता है कि कितने लोग जो है उसमें हिस्सेदारी करते हैं पार्टिसिपेट करते, ठीक है। तो जैसे आप बीजेपी को देखेंगे आज की डेट में, तो इंटरनल डेमोक्रेसी जब उसकी देखेंगे तो मैं हमेशा ये कहता हूं वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है आज की डेट में भारत में। मतलब देखने में तो कम से कम है, क्योंकि उसका एक जो अनसर्टेनिटी वाला पक्ष है वो वहां बहुत अच्छे से मौजूद है। जैसे आप मुझे बता नहीं सकते हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा उनका, बीजेपी कोई बता सकता है नहीं, ये है अनसर्टेनिटी वाला पक्ष। लेकिन तो कांग्रेस में तो आप बता सकते हैं, आप आरजेडी में बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी में बता सकते हैं, टीडीएस में बता सकते हैं। सो अनसर्टेनिटी वाला पक्ष उन्होंने बहुत अच्छे से रखा हुआ और उसको वो बहुत भुना रहे हैं, मतलब पब्लिक में जो है खूब भुना रहे हैं कि जनता उनके साथ इस वजह से ये भी जुड़ रही है कि वो ये कहते हैं कि देखो हमारी पार्टी से जुड़ने पर कोई भी व्यक्ति टॉप पोजीशन पर पहुंच जाएगा। जो पूरा नैरेटिव चलाया गया कि चाय वाला व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया या पार्टी के जो है बड़े से बड़े पदों पर कोई भी पहुंच जाता है, वो पूरा नैरेटिव यहीं से है कि जो है हमारे यहाँ जो है वो जंप कर सकते हैं। अब अगर आपको उस पार्टी को काउंटर करना है तो आपको उस दोनों ही चीज लाना होगा, मतलब दो चीज लाना होगा। एक तो अनसर्टेनिटी भी लाना होगा जो आप परिवारवाद खत्म करके लाएंगे, दूसरा चीज लाना होगा आपको कि इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस करना होगा। आपकी पार्टी का जो संविधान है उस संविधान को मानना होगा। मैंने आपकी एक वीडियो में कहा था कि जब आप अपनी पार्टी का संविधान नहीं मान सकते हैं तो देश के संविधान को क्या मानेंगे। डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी के संविधान में जो कांसीराम जी ने उस समय बनाया था, अभी आज ही मैं उसको देख रहा था, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज ये कहा गया है कि पार्टी के जो मेंबर्स होंगे 1000 मेंबर मिलके एक डेलीगेट का चुनाव करेंगे, 1000 या 10,000 जो भी है, एक डेलीगेट का चुनाव करेंगे। वो डेलीगेट जाके फिर एक जगह बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसमें आज तक कभी डेलीगेट्स का चुनाव ही नहीं हुआ। चलिए ठीक, एक चीज। दूसरी उसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने जोड़वाया था, क्लॉज जोड़वाया था कि हमारा जो है हमारे या जो भी अध्यक्ष होगा या पूर्व अध्यक्ष होगा उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है पार्टी में कोई भी पद नहीं पाएगा। उसको भी जब मायावती जी को जो है अपने भाई को प्रदेश में डलवाना हुआ, इसमें क्या नाम है प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना हुआ, तो सबको बुलाया, क्योंकि सारे उन्हीं के अपॉइंट किए हुए सारे लोग हैं, सारे प्रदेश अध्यक्ष ये वो सब उन्हीं के हैं। तो वो उनसे कहा कि हाँ ये नियम मैं आज से हटाती हूँ। सबने कहा हाँ बहन जी आप ही सही हैं, ठीक। तो उस लाइन को ही कटवा दिया जो इस पार्टी की सबसे बड़ी यूएसपी थी। अब देखिए एक लगातार ये हो रहा है कि लोग कर रहे हैं कि जो है कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो है कैसे हम लोग इस पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। सो ये पार्टी देखिए तभी रिवाइव हो सकती है जब ये लोग, इस पार्टी में बहुत ढेर सारे लोग अभी भी हैं जो बहुत ही धक्का मार के जो है पीछे बैठा दिए गए हैं, जो कांसी राम के समय से इस पार्टी में काम कर रहे थे और इवन उनमें से कुछ मायावती से सीनियर भी हैं। सो अगर जो है लोग इस स्टेज पर पहुंच पाए कि जो है इतना दबाव बना पाए, जैसे हमने बिगिनिंग के वीडियो में कहा था कि 10, 20, 50 हजार लोग अगर जुट जाएंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर तब प्रेसिडेंट के लिए स्थितियां बहुत नाजुक हो जाती हैं कि जो है वो पोजीशन को होल्ड नहीं रख सकता है। तो अगर जो है वो कर पाए और वो जो लोग पुराने लोग हैं जो 2, 4, 10 लोग हैं उनको बैठा के एक कमेटी बना पाए और कमेटी जो है वो जो पार्टी का अपना मूल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके साथ चली थी कि ये मूल उसका विचार है उसको रीस्टोर करके और फिर से वो अपने डेलीगेट्स का चुनाव करके उसके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी चुन पाए तो वो मुझे लगता है कि पार्टी दोबारा से खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये
कहने में बहुत आसान है, ये जो है करने में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक इनके कोऑर्डिनेटर जो है बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो है मैं सरप्राइज था कि जब इन्होंने अभी 28 मार्च को या किसी दिन जो है एक पार्टी की समीक्षा बैठक लखनऊ में बुलाई, कहे एक आदमी खड़ा होके नहीं हिम्मत करके कह पाया कि बहन जी जो आप कह रही हैं वो गलत है। तो कहीं इतना डर, मतलब इतने इस तरह के लोग जो है पूरे मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है, तो उसमें जो है बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे में चेंज करना। चलिए अरविंद, शुक्रिया। और ये थे अरविंद, और विस्तार से इन्होंने बात समझाई है। और अगर वाकई आप लोकतंत्र, लोकशाही की, भारत की बड़ी लोकशाही, इसका ढिंढोरा पीटते हैं दुनिया भर में कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, तो उसकी जो सबसे बेसिक बुनियाद है कि पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित रहे, बरकरार रहे, तभी दोनों का एक रिश्ता है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। बहुत ही बारीक तरीके से अरविंद अपनी बात रखते हैं, और ये आपसे रूबरू इसलिए कराते हैं कि बहुत सारी जानकारी मुझे भी नहीं होती है, तो मुझे समझने का पर्सपेक्टिव मिलता है। मैं चाहता हूं कि साथी समझे, आप आलोचना भी करें, और बगैर किसी बदतमीजी किए हुए, अपशब्द कहे हुए भी समीक्षा बातचीत हो सकती है। लोकशाही की यही बुनियाद है कि हम डिसएग्रीमेंट करके भी साथ रह सकते हैं। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है। शुक्रिया। धन्यवाद।